शौचालय वाली चुड़ैल। रात के समय एक बहुत ही सुंदर सी लड़की एक शौचालय के बाहर काउंटर पर बैठी होती है। हे भगवान, 12 बजने में केवल 10 मिनट ही बचे हैं। आज तो मुझे बहुत ज्यादा देर हो गई। जल्दी से घर के लिए निकल जाती हूँ। वो लड़की अपने घर के लिए निकलने वाली होती है कि इतने में वहाँ एक जेंट्स टॉयलेट में जाने के लिए एक आदमी आ जाता है और उस लड़की से कहता है, अरे अरे रुको रुको, इसे बंद मत करो, मुझे जरा हल्का होकर आना है। उस आदमी को देखकर वो लड़की थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, जिसके बाद आदमी शौचालय के अंदर चला जाता है। जिसके बाद वो उसके बाहर आने का इंतजार करती रहती है। देखते ही देखते उस लड़की को पूरा 1 घंटा बीत जाता है। इतनी देर हो गई है, अभी तक ये आदमी बाहर नहीं निकला। अब क्या करूं? आस पास में कोई है नहीं जिसे अंदर भेजकर उस आदमी को बाहर निकलवा दूं। वो लड़की यहाँ वहाँ देखती है लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। जिसके बाद ना चाहते हुए भी उस लड़की को उस आदमी को शौचालय के अंदर से बाहर निकालने के लिए शौचालय के अंदर जाना पड़ता है। जैसे वो जेंट्स टॉयलेट के अंदर जाती है, वो आदमी उसे दबोच लेता है। क्या बात है, आखिर मछली मेरे जाल में फंसी गई, अब कहाँ बचकर भागेगी मुझसे। अरे छोड़ो छोड़ो, मुझे छोड़ दो। तुमने मुझे ऐसे क्यों पकड़ा है? मुझे छोड़ो, नहीं तो मैं पुलिस में कंप्लेंट लिखवा दूंगी तुम्हारी। कंप्लेंट लिखवाने के लिए? अरे तू बचेगी तभी तो तू कंप्लेंट लिखवाने जाएगी ना। इतना कहकर वो आदमी उस लड़की के ऊपर जोर जबरदस्ती करने लगता है। तभी अचानक से वो लड़की अपना रूप बदल लेती है। जैसे वो एक चुड़ैल के रूप में आती है, वो आदमी उसे देखते ही बहुत बुरी तरह डर जाता है और उसे छोड़ देता है। अब बता, अब क्यों नहीं पकड़ा तूने मुझे? अब क्यों छोड़ दिया? अब देख मैं तुझे कैसे पकड़ती हूँ और तुझे पटक पटक के मारती हूँ। तेरा तो वो हाल करूंगी जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। इतना कहकर चुड़ैल उस आदमी को बहुत ही बुरी तरह से मारने लगती है। देखते ही देखते चुड़ैल उसे जान से मार देती है। जिसके बाद वो अपने इंसानी रूप में आ जाती है और शौचालय को बंद करके अपने घर के लिए निकल जाती है। आखिर एक सुंदर सी गरीब लड़की एक चुड़ैल के रूप में कैसे आई? आप भी इस बात को जानने के लिए बहुत उतावले होंगे, इसलिए आओ हम तुम्हें कहानी को शुरू से बताते हैं। काशीपुर के छोटे से गांव में एक करीना नाम की लड़की रहती थी। करीना बहुत ज्यादा गरीब थी, इसलिए वे एक शौचालय पर नौकरी करके अपने परिवार को पाल रही थी। उसके इस दुनिया में उसके माता पिता के अलावा और कोई नहीं था। अक्सर करीना रात के समय देरी से घर पर आया करती थी, क्योंकि ज्यादा देर रुकने से वो ज्यादा पैसे कमा लिया करती थी। बस थोड़े से पैसे और आ जाए तो आज अपनी माँ की दवाई लेते हुए जाऊंगी। माँ की दवाई खत्म हो गई और फिर कल पिताजी का चेकअप भी करवाना है। करीना जितनी ज्यादा गरीब थी, लेकिन उससे भी ज्यादा वो कहीं खूबसूरत थी, जिसकी वजह से हर किसी की नजर उसी पर रहा करती थी। वो अपनी परेशानियों की वजह से शौचालय पर नौकरी कर रही थी। जैसे ही वो रात के 12 बजे के करीब शौचालय से वापस अपने घर की तरफ जा रही होती है, रास्ते में उसे कुछ लोग मिल जाते हैं। अरे अरे, कहाँ जा रही है? जरा यहाँ आ तो सही, मैं तुझे अपनी बाइक की सैर कराऊंगा। अरे नहीं नहीं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें वो सब दिलवाऊंगा जो तुम चाहती हो। बस मुझे आज रात खुश कर देना। ये तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? मेरा रास्ता छोड़ो और मुझे यहाँ से जाने दो। करीना वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई निकलने नहीं देता। जिसके बाद उन सब में से एक बाइक वाला अपनी बाइक से उतरता है और करीना को पकड़ लेता है। अब देखता हूँ कैसे नहीं आती है तू आज। हाँ, आज तो तुझे आना ही होगा। इतना कहते ही वो सभी लोग करीना को जबरदस्ती करके शौचालय पर ले आते हैं। जिसके बाद वो सब उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। देखते ही देखते वो सब उसके साथ बुरा बर्ताव करते हैं और उसे शौचालय में ही जान से मारकर चले जाते हैं। मरने के बाद करीना एक बहुत ही भयानक चुड़ैल बन जाती है। इन लोगों ने जो मेरे साथ किया वो बहुत ही गलत किया। इन्होंने मेरी गरीबी का फायदा उठाया और मेरे साथ इतना बुरा किया। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। चुड़ैल बनने के बाद करीना एक एक करके उन सभी को मार देती है। जिसके बाद चुड़ैल उसी शौचालय में अपना रूप बदलकर नौकरी करने लगती है। मैं मर गई तो क्या हुआ, अभी तो मुझे और भी बहुत से काम करने हैं। माँ के लिए दवाई लेकर जानी है और पिताजी का चेकअप भी करवाना है। इतना सोचते ही चुड़ैल अपना इंसानी रूप बदल लेती है और वहां से चली जाती है। देखते ही देखते चुड़ैल अपने घर पहुंच जाती है, जहां वो अपनी माँ को दवाई खिलाती है और अपने माता पिता के साथ खाना खाकर आराम से अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन सुबह वो अपने पिता का अच्छे से हॉस्पिटल में इलाज करवा कर लाती है। जिसके बाद वो अपने माता पिता से कहती है, माँ पिताजी, जब तक मैं आप दोनों के साथ हूँ, मैं आप दोनों को परेशानी में नहीं आने दूंगी।
ये मेरा आप दोनों से वादा है। अरे बिटिया, तेरी जैसी बेटी ऊपर वाला हर इंसान को दे, क्योंकि तुझे अपनी बेटी कहना मेरे लिए एक बहुत ही फक्र की बात है। तूने अकेले ही हम दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। माँ, पिताजी, आप कैसी बातें कर रहे हो? ये तो मेरा फर्ज है, क्योंकि मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ और एक बेटी होने के नाते मुझे आपके लिए वो सब करना है जो मैं चाहती हूँ। करीना की ये बात सुनकर उसके माता पिता बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसे गले से लगा लेते हैं। ऐसे ही करीना मरने के बाद भी अपने माता पिता का ख्याल रखती है और शौचालय पर नौकरी करती रहती है। जब भी शौचालय पर कोई गलत आदमी आता तो करीना अपना रूप बदलकर उसे मार देती है। लेकिन ऐसा करने से हर रोज शौचालय के अंदर अगले दिन सुबह गांव वालों को लाश मिलने लगती है, जिसकी वजह से गांव के लोग धीरे धीरे उस शौचालय पर जाना बंद करने लगते हैं और इसी कारण अब चुड़ैल अपने माता पिता के लिए ज्यादा पैसा कमा नहीं पा रही थी। अरे ये सब क्या हो रहा है? शौचालय में तो कोई आ ही नहीं रहा है। पूरे दिन बैठने के बाद भी मेरी कोई कमाई नहीं हुई। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपने माता पिता का ध्यान कैसे रखूंगी? तभी रात के समय शौचालय की तरफ एक लंबा चौड़ा आदमी आता है, जो करीना से बिना कुछ कहे शौचालय के अंदर चला जाता है और कुछ ही देर में शौचालय से बाहर आ जाता है, जिसके बाद वो करीना को कई सारे पैसे देकर कहता है, देखो, मुझे लगता है कि तुम बहुत ज्यादा गरीब हो, तुम्हारे कपड़े भी फटे हुए हैं। ये कुछ पैसे मैं तुम्हें अपनी तरफ से दे रहा हूँ, इन्हें रख लो और अपने लिए नए कपड़े सिलवा लेना। उस आदमी की ये बात सुनते ही करीना अपने असली रूप में आ जाती है, जिसके बाद वो आदमी करीना को एक चुड़ैल के रूप में देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। तुम एक भयानक चुड़ैल हो। मुझे तो लगा कि तुम गरीब हो, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की। मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा यहाँ कभी नहीं आऊंगा। तभी चुड़ैल अचानक से रोने लगती है और रोते हुए उस आदमी से कहती है, यहाँ आने वाला हर एक आदमी मुझे गलत नजरों से देखता है और इसी वजह से कुछ लोगों ने मेरे साथ मिलकर बहुत बुरा किया और मुझे मार दिया। लेकिन मरने के बाद भी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली, क्योंकि मेरे गरीब माँ बाप को मेरी जरूरत है। तुम बहुत अच्छे हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। तुम तो बहुत ही दयावान हो। एक चुड़ैल मरने के बाद भी अपने माता पिता का ख्याल रखने के लिए वापस आ सकती है। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम्हारी जगह मैं तुम्हारे माता पिता का ख्याल रख लूंगा, क्योंकि एक दुर्घटना के दौरान मेरे माता पिता इस दुनिया से चल बसे और मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तुम्हारे माता पिता को मैं बिल्कुल अपने माता पिता की तरह ही मानूंगा। उस आदमी की ये बात सुनकर चुड़ैल बहुत खुश होती है, जिसके बाद चुड़ैल उसे अपने घर लेकर आती है और अपने माता पिता से मिलवाती है। कुछ दिनों बाद चुड़ैल अपने माता पिता को अपना सच बताकर वहां से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है और वो आदमी करीना के माता पिता के साथ एक खुशहाल जीवन जीने लगता है। भूतिया बाहुबली और सांड की लड़ाई। रात का समय था। बिजलियों के साथ बादल के गड़गड़ाने की भी आवाज आ रही थी और उन आवाजों में से एक भयंकर सा सांड दौड़ते हुए अपनी दोनों सींग से लोगों पर हमला करते हुए गांव में दौड़ रहा था। वो कभी लोगों को अपनी सींग से उड़ा दे रहा था तो कभी लोगों के सामान को इधर से उधर फेंक रहा था। उस सांड ने गांव में तबाही मचा रखी थी। उस सांड की ये हरकत देखकर वहां पर एक भूतिया बाहुबली प्रकट होता है और उस सांड के सींग को पकड़ते हुए हवा में उड़ा देता है और दूर जाकर फेंक देता है और उससे बोलता है, तू नहीं बचेगा, तू यहाँ आ गया, इस बार तो तू मुझसे नहीं बचेगा। तू खुद को क्या समझता है कि तू सांड है तो सबको अपनी सींगों से उड़ा उड़ा कर मारेगा? नहीं, मैं हूँ तेरे सामने इस गांव वालों को बचाने के लिए। तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, समझा तू? मैं एक सांड हूँ, सांड। याद कर, मैंने ही तेरा खात्मा किया था। अरे तू वो दिन कैसे भूल सकता है जब मैंने तुझे अपनी सींग से हवा में उड़ा उड़ा कर मारा था? उस दिन तो तेरे साथ तेरी किस्मत थी, क्योंकि मुझे मेरे अपनों ने ही धोखा दिया था। लेकिन मेरे मरने के बाद अब ना तो कोई मेरा अपना है और ना ही तेरी किस्मत साथ देगी, क्योंकि मैं अब अपने गांव वालों को कुछ नहीं होने दूंगा। वो तो समय बताएगा कि कौन किसे हराएगा। तो लगा ली जाए शर्त, देखते हैं किसमें कितना है दम। हाँ बिल्कुल, आ जाओ, मैदान में आ जाओ। इतना कहकर सांड और भूतिया बाहुबली गांव के बीचों बीच लड़ने लगते हैं। सांड अपनी सींग से भूतिया बाहुबली के ऊपर हमला करता है कि तभी बाहुबली उसकी सींग को पकड़ लेता है और एक झटके में उसे हवा में उड़ाकर दूर फेंक देता है।
सांड दूर जाकर गिर जाता है और सांड एक बार फिर से उठता है और दौड़ते हुए उस भूतिया बाहुबली के ऊपर हमला करता है कि तभी भूतिया बाहुबली भूतिया शक्ति अपने हाथ से लेकर तलवार अपने हाथों में प्रकट करता है और वो फिर उस तलवार से उस सांड के ऊपर प्रहार करने लगता है। तो दोनों लड़ते लड़ते आसमान में पहुंच जाते हैं। उन दोनों की लड़ाई अब आसमान में होने लगी। ये सब गांव वाले अपने अपने घरों में छिपकर देख रहे थे। बिजली और आसमान की गड़गड़ाहट जैसी जैसी तेज हो रही थी, वैसे वैसी इन लोगों की लड़ाई की भी काफी तेजी बढ़ती जा रही थी। भूतिया बाहुबली और सांड एक दूसरे को बेरहमी से जख्मी कर देते हैं, जिसके बाद सांड हिम्मत हार जाता है और वो गुस्से में बोलता है, अभी तो तूने मुझे जख्मी कर दिया, लेकिन याद रखियो, जिस दिन मैं आऊंगा उस दिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। एक बार फिर वापस आऊंगा, सब कुछ तबाह करके रख दूंगा। तू जिस गांव वालों की रक्षा करता है, अब गांव वालों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। चल चल, जब तू आएगा तब की तब देखेंगे। अभी तू हार गया है, इसलिए यहाँ से दुम दबाकर भागना ही तेरे लिए ज्यादा बेस्ट होगा। अगर तू यहाँ से नहीं भागेगा तो तू जानता है कि मैं बाहुबली तुझे नहीं छोड़ूंगा और तू अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। इसलिए अभी तू यहाँ से जितनी ज्यादा दूर हो सके उतनी ज्यादा दूर चला जा। उसकी ये बात सुनकर सांड गुस्से में वहाँ से दौड़ते हुए आसमान से नीचे आता है और अपनी गुमनाम जंगल में गायब हो जाता है। और इस तरह जब बाहुबली हवा में उड़ते हुए नीचे आता है, तब गांव के सभी लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलते हैं और उस बाहुबली से बोलते हैं, अरे तुम तो एक भूत हो और तुमने बाहुबली के जैसे कपड़े क्यों पहने हैं? आखिर तुम कौन हो? हाँ, तुम कौन हो और तुमने इस भयंकर सांड से हमारी जान क्यों बचाई? मैं यहाँ का बाहुबली था। आज से 16 साल पहले की बात है। मैं इस राज्य का महाराजा राणा प्रताप बाहुबली था। मैं हर जगह हर किसी पर विजय प्राप्त करता था। मुझे कोई भी पराजय नहीं कर सकता था सिवाय मेरे खुद के परिवार वालों के। मेरे माता पिता ने मेरा साथ बचपन में ही छोड़ दिया था और उनकी राजगद्दी मैं संभालता था, लेकिन मेरे छोटे भाइयों ने मेरे ही खिलाफ मेरे ही राज्य को भड़का दिया। जैसे ही इन लोगों ने मेरे राज्य को भड़काया, वैसे ही मेरे राज्य में हिंसा शुरू हो गई। लोग एक दूसरे को मारने पीटने लगे और जब मैं इसका विरोध करता तो वो हमें उल्टा जवाब देकर वहाँ से चले जाया करते थे। इस तरह दिन गुजरने लगे और एक दिन मेरा मंत्री मेरे पास आता है और कहता है, महाराज बाहुबली, हमारे पड़ोस के गंतव्य राज्य के दुश्मन हम पर हमला करने वाले हैं। वो हम पर हमला करे इससे पहले हमें उनके राज्य को अपने कब्जे में कर लेना चाहिए। हाँ मंत्री, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। वो हम पर हमला करें इससे पहले हमें उनके ऊपर हमला करके उनके राज्य को हथिया लेना चाहिए। तो फिर ठीक है, मैं युद्ध की तैयारी करता हूँ। मंत्री सभी सैनिकों के बीच घोषणा करवा देता है कि अगले 2 दिन बाद राजा के साथ पड़ोस के गंतव्य राज्य पर हम हमला करेंगे और उस राजा को उसकी गद्दी से गिरा देंगे। इस तरह अब वो राजा अपने सैनिकों के साथ गंतव्य राज्य पर हमला कर रहा होता है कि तभी राजा का सबसे प्रसिद्ध सांड राजा के ऊपर ही हमला कर देता है। जब राजा पीछे पलटकर देखता है, तब उसका सांड उसके सामने उसको मारने के लिए खड़ा था। उस सांड के साथ साथ अपने मंत्री और अपने भाइयों को गंतव्य राजा के साथ हाथ मिलाए हुए बाहुबली देख लेता है। अपनों को देख राजा बोलता है, तुम लोगों ने मेरे साथ ही दगाबाजी कर दी। अरे मेरे प्यारे सांड, मैंने तुम्हें कितना पाल पोस कर बड़ा किया था, मैं तुम्हें कितना मानता था, लेकिन तुमने तो मेरी पीठ पर ही खंजर भोंक दिया। बाहुबली इतना बोल ही रहा था कि तभी पीछे से बाहुबली का छोटा भाई आता है और उसके पीठ में तलवार भोंक देता है। एक तरफ तो बाहुबली के पीठ में तलवार भोंकता है, तो वहीं दूसरी तरफ राजा अपनी तलवार से अपने सांड को मार देता है। एक तरफ राजा मरता है तो दूसरी तरफ सांड मरता है। तो ये थी मेरी कहानी। कब से मैं अपनी मौत का बदला लेने के लिए इधर उधर भटक रहा हूँ। इन 16 साल में मेरे भाई मर गए, लेकिन इस सांड की आत्मा आज तक मेरे साथ ही भटक रही है। हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं और जब तक मैं इस सांड का खात्मा न कर दूं, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। उसकी कहानी सुनकर सभी गांव वालों की आंखों में आंसू आ रखे थे। उन्हीं गांव वालों में से एक रघु नाम का लड़का बोलता है, हम सभी लोग आपके साथ हैं। बस अब इस सांड का इंतजार है कि कब वो इस गांव में आएगा और कब हम लोग आपकी सहायता करेंगे। इतना कहकर सभी गांव वाले अपने अपने घरों में चले जाते हैं
और अगले 1 महीने बाद वो सांड एक बार फिर उस गांव में आता है और लोगों को अंधाधुंध मारने लगता है। वो लोगों को मार रहा होता है कि तभी वहाँ पर भूतिया बाहुबली आ जाता है और एक बार फिर उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। भूतिया बाहुबली अब इस बार उस सांड को मार दे देता है। सांड पूरी तरह से घायल होकर मर जाता है और मरते हुए वो बोलता है, बाहुबली, तेरी मेरी दुश्मनी यहीं खत्म नहीं हुई है, मैं वापस आऊंगा। इतना कहकर सांड वहाँ से गायब हो जाता है। जिसके बाद अब भूतिया बाहुबली भी गांव वालों से इजाजत लेता है और वहाँ से गायब हो जाता है। इस तरह अब सभी गांव वाले खुशी से एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। चुड़ैल का इंतकाम। टेक इट इजी राहुल, बस हो गया। निवेदिता, इसे मैं हैंडल करता हूँ। तुम जाकर वार्ड नंबर 5 के पेशेंट को इंजेक्शन दे दो। ओके डॉक्टर। अस्पताल का वेटिंग एरिया एकदम खाली था। जैसे ही हॉल में टंगी घड़ी की तीनों सुई 12 पर पहुंचती है, टक टक की आवाज गूंज उठती है। उफ, इस आवाज ने तो मुझे डरा ही दिया। कॉरिडोर के चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। अस्पताल के चारों ओर घने काले बादलों ने जमावाड़ा लगा रखा था। साथ ही चमगादड़ की बड़ी सेना चीख चीख कर कोहराम मचा रही थी। पेड़ जोर शोर से डोल रहे थे। ये अचानक मौसम का रुख कैसे बदल गया? वो सब कुछ नजरअंदाज करके चलने लगती है कि अचानक एक जली हुई चुड़ैल न जाने कहां से प्रकट होकर उसके पीछे पीछे चलने लगती है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे पीछे कोई चल रहा है। वो तेजी से पीछे पलटती है, तभी चुड़ैल छत से चिपक जाती है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। तभी अस्पताल की खिड़कियां जोर शोर से खड़कने लगती हैं और बत्तियां जलने बुझने के साथ माहौल एकदम डरावना हो जाता है। डर के मारे निवेदिता की अंतड़ियां अंदर ही अंदर सूखने लगती हैं। कौन कौन है यहाँ? अचानक एक डरावनी आवाज उसके इर्द गिर्द गूंजने लगती है। वो माथे से पसीना पोंछती है कि चुड़ैल उसके सामने आकर कहती है, अपनी जान की सलामती चाहती है तो भाग जा यहाँ से। चुड़ैल बचाओ, हेल्प मी। अरे अस्पताल में चुड़ैल घुस आई है, बचाओ। बंद कर गला फाड़ना। जिंदगी से प्यार नहीं है क्या, जो एक चुड़ैल से मुंहजोरी कर रही है? भाग जा वरना मारी जाएगी। मुझे मत मारना, मैं जा रही हूँ। नर्स फुर्ती से उठकर अस्पताल से भाग निकलती है। नहीं छोड़ूंगी, मरेगा वो, मरेगा। अब ये चुड़ैल अपना इंतकाम लेकर रहेगी। आखिर कौन है ये चुड़ैल जो अस्पताल में हाहाकार मचा रही है? जानने के लिए कहानी में बने रहिए। ये कहानी है शहर से दूर बसे मालवा गांव की, जहां कोई भी अस्पताल नहीं था। पर एक रोज, लीजिए सरपंच जी, मिठाई खाइए। यह मिठाई किस खुशी में है आखिर? सरपंच जी, एक तो सालों बाद सरकार की नजर हमारे मालवा गांव पर पड़ी, तब जाकर यहाँ संजीवनी अस्पताल की नींव पड़ी और हमारी बेला की उस अस्पताल में नर्स की नौकरी लगी है। अरे वाह, यह तो बड़ी अच्छी खबर है। बिना माँ बाप के भी इसने हमेशा से ही इस गांव का नाम रोशन किया है। सरपंच काका, माँ बाबा के जाने के बाद आप सभी लोगों ने तो मुझे पाला पोसा। आज बेला का अस्पताल में पहला दिन है, जहां उसकी मुलाकात डॉक्टर अनिकेत से होती है। हेलो मिस बेला, वेलकम टू संजीवनी हॉस्पिटल। हेलो डॉक्टर अनिकेत। अस्पताल के ओपनिंग के पहले दिन से ही डॉक्टर अनिकेत बेला की खूबसूरती का कायल हो जाता है। नीली आंखें, सफेद दूधिया रंग, लंबे बाल, उसके रूप में 4 चांद लगा रहे थे। समय गुजरता गया और दोनों के बीच काफी नजदीकियां बढ़ने लगी थीं। फिर एक रोज डॉक्टर एक कॉरिडोर में उसे हक करता है। कौन है? मेरे अलावा हो भी कौन सकता है मेरी गुलजार। अनिकेत, क्या कर रहे हो? ये अस्पताल है, छोड़ो मुझे, कोई देख लेगा। तो देख लेने दो, प्यार करने वालों पर कोई पाबंदी नहीं। कुछ ऐसे ही महीने गुजर जाते हैं। फिर एक रोज बेला का फोन आता है। बेला, जल्दी से बेसमेंट में आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इस वक्त क्यों? रात के 10 बज रहे हैं अनिकेत। अभी नहीं, मैं पेशेंट्स का चेकअप कर रही हूँ, फिर उन्हें मेडिसिन भी देनी है। वो सब मुझे नहीं पता, अगले 2 मिनट में तुम यहाँ आ रही हो। अचानक अस्पताल के बाहर घनघोर बरसात शुरू हो जाती है और बेला चोरी छिपे आकर कहती है, यहाँ क्यों बुलाया मुझे?
अनिकेत उसको अपनी तरफ खींच लेता है कि बेला उसको झकझोरते हुए कहती है, अनिकेत, ये ठीक नहीं है। प्यार करने वालों के बीच में ये आम बात है। अनिकेत, हमारे बीच बहुत बड़ा फासला है। तुम संजीवनी हॉस्पिटल के एक बड़े डॉक्टर हो और मैं कहाँ छोटी मोटी नर्स। बेला, मैं तुमसे शादी करूंगा, यकीन करो मेरा। ये सुनकर बेला की आंखों में खुशी के आंसू भर जाते हैं और वो उसके गले लग जाती है, जिसके बाद दोनों तमाम दायरों को मिटाकर एक हो जाते हैं। कुछ वक्त बाद बेला को पता चलता है कि वो मां बनने वाली है, पर किसे पता था कि शादी मौत में बदलने वाली है। गांव में शादी की तैयारियां होने लगती हैं। दुल्हन के जोड़े में बैठी बेला कहती है, अनिकेत, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? वो दौड़ते हुए अनिकेत के घर आती है, पर वहां ताला लगा होता है। लगता है अनिकेत अस्पताल में है। वो अस्पताल पहुंचती है, जहां अनिकेत केबिन में लेटा होता है। अनिकेत, मैं कब से वहाँ मंडप में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। किसने कहा था मेरा इंतजार करने को? हमारे बीच जो हुआ उसे भूल जाओ, बेला अनिकेत का कॉलर पकड़कर कहती है। क्या तुमने मुझे धोखा दिया, नीच कमीने? एक सीनियर डॉक्टर का कॉलर पकड़ने की बदतमीजी मत करो जाने मन। मुझे तुमसे कभी प्यार था ही नहीं। कह दो कि ये झूठ है अनिकेत, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। रिलैक्स, इतना पैनिक मत हो। मैं एक डॉक्टर हूँ, ये मेडिसिन खाओ और अपने पेट में पल रही पाप से छुटकारा पाओ। झूठे, मक्कार, फरेबी, तुमने मेरा फायदा उठाया। मैं पूरे अस्पताल को चीख चीख कर तुम्हारी करतूत बता दूंगी। बौखलाया डॉक्टर केबिन की ड्रॉ में पड़े इंजेक्शन को उसकी गर्दन की नस पर बेरहमी से मारकर कहता है, ओह नो, ये तो मर गई। अगर इसकी शक्ल पहचान में आ गई तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। क्या करूं? फिर वो उसकी लाश को घसीटकर हॉस्पिटल की लैब में लाकर उसके चेहरे को एसिड से जलाकर कहता है, अब तुम्हारा चेहरा कोई नहीं पहचानेगा। गुड बाय स्वीटहार्ट। डॉक्टर, आज तू जान से जाएगा। आ रही हूँ मैं तेरी मौत बनकर। चुड़ैल अस्पताल के सभी कमरों को खोल खोल कर डॉक्टर को खोजने लगती है। कहाँ छुप कर बैठा है ये डॉक्टर आखिर? चुड़ैल सर्जरी रूम में पहुंचती है, जहां स्ट्रेचर पर एक मरीज लेटा हुआ था। अच्छा, तो तू यहाँ है डॉक्टर? नर्स, जल्दी से इंजेक्शन पास करो, चुड़ैल खूंखार आवाज के साथ कहती है। ये लो डॉक्टर, इंजेक्शन। डॉक्टर की नजर चुड़ैल के अधजले हाथों पर जाती है जो खून से सने हुए थे। चुड़ैल, बचाओ बचाओ। वो ऑपरेशन थिएटर से निकलकर भागने लगता है कि चुड़ैल उसको आगे से घेर कर कहती है, भागने की इतनी भी क्या जल्दी है? चुड़ैल अपनी शैतानी शक्ति से डॉक्टर को स्ट्रेचर पर सवार करके उसको लिए भागने लगती है। डॉक्टर चीखते हुए कहता है, बचाओ, गलती हो गई, छोड़ दो मुझे। अचानक एक वार्ड बॉय चुड़ैल को ललकारते हुए कहता है, रुक जा शैतानी चुड़ैल, क्यों मचा रही है ये आतंक? मैं कहता हूँ छोड़ दे साहब को, वरना जान से जाएगी। अब तू मुझे रोकेगा, मामूली से इंसान? मुझे सिर्फ इससे अपना इंतकाम लेना है। तू मेरे बीच में मत पड़, वरना खामखा मारा जाएगा। चुड़ैल अपने हाथों को बढ़ाकर उसे झन्नाटेदार करंट लगाकर कहती है, ये तो सिर्फ मामूली सा डेमो था। अगर तूने अभी मेरा रास्ता नहीं छोड़ा तो 440 वोल्ट का झटका लगेगा। वार्ड बॉय दौड़ते हुए गांव से लोगों की मदद लेकर अस्पताल पहुंचता है। सरपंच जी, यही है वो दानव चुड़ैल जो अस्पताल में दहशत मचा रही है। अरे बेरहम चुड़ैल, ये अस्पताल हम गरीब गांव वालों का एकमात्र सहारा है, क्यों भगदड़ मचा रखा है यहाँ? चुड़ैल अपने इंसानी रूप में आकर दोबारा चुड़ैल बन जाती है। अरे ये तो हमारी बेला है। सरपंच काका, इस नीच डॉक्टर ने मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाया, फिर मेरा फायदा उठाकर मौत के घाट उतार दिया। आज मैं इसे मार डालूंगी। रुक जा बिटिया, तू इस दरिंदे के खून से अपने हाथ मत रंग, इसकी सजा कानून इसे देगा। डॉक्टर उनको बातों में उलझा हुआ देख भागने लगता है। तभी चुड़ैल हाथ बढ़ाकर उसकी गर्दन दबोचते हुए जमीन पर पटक कर कहती है, मुझसे बचकर कहाँ भाग रहा था तू? सरपंच जी, इसने मेरी लाश को बेसमेंट के खाने में छुपाया है। सभी जन उसको पुलिस के हवाले कर देते हैं और पुलिस तहकीकात के द्वारा बेला की खोखली जली लाश को खोजने में सफल हो जाती है, जिसके बाद अदालत उसे ताउम्र कारावास की सजा सुनाती है। आज मेरा इंतकाम पूरा हुआ, अब जिंदगी भर तू यहीं सड़ेगा। और इस तरह चुड़ैल की भटकती आत्मा को सदा के लिए मुक्ति मिल जाती है।
लेकिन जब कभी भी संजीवनी अस्पताल में किसी मरीज को आधी रात मदद की जरूरत पड़ती तो वो चुड़ैल नर्स के रूप में आकर उनकी देख रेख किया करती थी। रात के तकरीबन 8 बज रहे थे। सड़कें एकदम सुनसान थीं। उस वक्त हरिया अपने काम पर से घर लौट रहा था कि तभी वो अपने थैले में हाथ डालता है और पैसों की गड्डी को हाथ में लेकर खुशी से हंसकर बोलता है, अरे क्या बात है, आज तो मुझे इतने पैसे मिले हैं और मालिक ने ऊपर से मेहरबान होकर मुझे एक्स्ट्रा पैसे भी दे दिए। आज तो सरला इन पैसों को देखकर खुश हो जाएगी। ये कहकर वो लगातार चलने लगता है कि तभी उसे अपनी पीछे किसी के चलने के कदमों की आहट महसूस होती है और तभी वो पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन उसे वहां कोई नजर नहीं आता। तभी वो कहता है, लगता है कोई चोर लुटेरे मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मुझे जल्दी जल्दी चलना चाहिए। इतना कहकर वो फिर से जल्दी जल्दी चलने लगता है। तभी अचानक से उसके सामने एक चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है और उससे कहती है, चोर लुटेरे से नहीं, तेरा पाला एक चुड़ैल से पड़ा है और अब मैं तुझे जान से मारने वाली हूँ। हरिया अपने सामने चुड़ैल को देख और उसकी बातें सुनकर बहुत ज्यादा डर जाता है और डरते हुए उससे कहता है, छोड़ दो मुझे, मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। हरिया चुड़ैल के सामने बहुत रोता गिड़गिड़ाता है, लेकिन उसे चुड़ैल मार देती है और उसकी मुंडी काट उसके शरीर के 2 टुकड़े कर देती है और वो सारा पैसा उठा लेती है और ले जाकर एक घर के बाहर दरवाजे पर रख देती है और दरवाजा खटखटाकर चली जाती है। तभी अशोक दरवाजा खोलता है और देखता है कि उसके दरवाजे पर बहुत सारे पैसे रखे हुए हैं, जिसे देखकर वो अपनी पत्नी गीता को आवाज देता है, गीता जल्दी इधर आओ, देखो किसी ने हमारे दरवाजे पर बहुत सारा पैसा रख दिया है। तभी गीता वहां पर आती है और वो ये सब देख अपने पति अशोक से कहती है, ये इतने सारे पैसे कौन यहाँ रखकर चला गया है? ये तो मुझे नहीं पता, पर शायद कोई भलाई इंसान होगा जिसने हमारी मदद की है। शायद आप सही कह रहे हैं। वैसे भी हम दोनों ने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया और घर में एक अनाज का दाना भी नहीं है। अब इन पैसों से हम कल अनाज खरीद लाएंगे। इतना बोलकर दोनों भगवान को धन्यवाद करते हैं और जाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह हरिया की लाश गांव वालों को मिलती है, जिसे देख गांव वाले बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उसकी मौत की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। और फिर ऐसे ही हर रात चुड़ैल लोगों को मारती है और उनका पैसा और खाना लाकर अशोक और गीता के घर बाहर रख देती है और वहां से चली जाती है। एक बार फिर से गांव में 2 आदमी बात करते हुए अपने घर की तरफ जा रहे थे। तुम्हें पता है रमेश, मैंने अशोक को बहुत सारे पैसों के साथ बाजार जाते हुए देखा। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा उसके पास इतने पैसे कहां से आए। क्या तुम सच कह रहे हो? अभी कुछ दिनों पहले तो उसके खाने के भी लाले पड़े थे, अचानक से उसके पास इतने पैसे कहां से आ गए? दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से उनके सामने चुड़ैल आ जाती है, जिसे देखकर दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी डरते हुए भानु चुड़ैल से बोलता है, चुड़ैल जी, हमें छोड़ दो, मत मारो, हमें जाने दो, हमें यहाँ से जाने दो चुड़ैल। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? कभी नहीं। मैं तुम्हारी मौत हूँ और तुम्हें मार कर ही यहाँ से जाऊंगी। जिसके बाद चुड़ैल उन दोनों को मारकर उनके शरीर के टुकड़े कर देती है। अगले दिन सुबह गांव वालों को उन दोनों की लाश मिलती है, जिसे देखकर वो लोग डर जाते हैं। पूरे गांव में डर का माहौल फैल जाता है कि तभी कुछ लोग दौड़कर गांव के सरपंच के पास आते हैं और उनसे बोलते हैं, सरपंच जी, गांव में अचानक से लोगों की मौतें होती जा रही हैं। इससे सभी लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन गांव में एक भी इंसान नहीं बचेगा। तुम सभी लोग डरो मत और अपने अपने घर जाओ, मैं कुछ करता हूँ। जिसके बाद सभी लोग वहां से चले जाते हैं। तभी सरपंच मन ही मन सोचता है, शायद गांव के लोगों को कोई प्रेत आत्मा मार रही है। मुझे अपने गांव के लोगों को उससे बचाना होगा। इतना बोलकर सरपंच एक तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं, बाबा, कुछ दिनों से हमारे गांव में लोगों की मौतें होती जा रही हैं और मुझे इन मौत के पीछे किसी प्रेत आत्माओं का हाथ लग रहा है। कृपा करके हमारी मदद करिए और हमारे गांव को उससे मुक्ति दिलाइए। तुम चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हारी मदद शीघ्र करता हूं। इतना बोलकर बाबा अपनी आंखें बंद कर ध्यान लगाते हैं और थोड़ी देर बाद आंखें खोलकर सरपंच से बोलते हैं, तुम्हारे गांव के लोगों को एक चुड़ैल मार रही है, जो कि गीता और अशोक की बेटी है। साहूकारों ने उसकी जमीन को जबरदस्ती जब्त कर लिया था।
जिसकी वजह से वो लोग पाई पाई के मोहताज हो गए थे। उसी बीच उनकी बेटी की तबीयत खराब हो गई थी और पैसा न होने की वजह से उसका इलाज नहीं हुआ और उसकी मौत हो गई। उसके बूढ़े माँ बाप ने गांव के बहुत से लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। इसलिए अब वो तुम लोगों से अपनी मौत और अत्याचार का बदला ले रही है। तांत्रिक बाबा की बात सुनकर सरपंच उनसे विनती करते हुए बोलता है, बाबा, हम मानते हैं कि हम गांव वालों से गलती हुई है, लेकिन आप इस समस्या का समाधान निकालिए और उस चुड़ैल से हम सबकी जान बचाइए। बाबा, हम दोबारा फिर कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। तभी तांत्रिक बाबा सरपंच से बोलते हैं, मैंने इसके लिए एक उपाय निकाला है, लेकिन इस विधि को करने से पहले उस चुड़ैल के बूढ़े माँ बाप को यहां लेकर आना होगा, तभी इस पूजा को शुरू किया जाएगा। जिसके बाद गांव का सरपंच चुड़ैल के बूढ़े माँ बाप को लेकर तांत्रिक बाबा के पास आ जाता है और तभी तांत्रिक बाबा यज्ञ के आग में घी डालकर मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। मंत्र की आवाज सुनकर चुड़ैल वहां प्रकट हो जाती है और गुस्से में तांत्रिक से बोलती है, बता तांत्रिक, तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तूने मुझे यहाँ बुलाकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। अब तू भी इन गांव वालों के साथ मारा जाएगा। मैं मानता हूँ साहूकार ने तेरे परिवार के साथ बहुत गलत किया, जिसका बदला तूने उन्हें और बहुत से लोगों को मारकर ले लिया है। अब तू इन बेकसूर लोगों को मत मार और यहाँ से अपनी दुनिया में वापस चली जा। नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। इस पूरे गांव के लोगों को मारकर इस गांव को शमशान बना दूंगी और तू मेरे मामले में मत पड़ तांत्रिक। तेरी भलाई इसी में है कि तू चुपचाप यहाँ से चला जा। चुड़ैल ये सब बोल ही रही होती है कि तभी उसकी नजर उसके माँ बाप पर जाती है, जिसे देखकर वो चुप हो जाती है। तभी उसके माँ बाप उससे बोलते हैं, हमें पता चल गया है बेटी, वो तू ही थी जो इतने समय से हमारी मदद कर रही थी, कभी पैसों से तो कभी खानों से। लेकिन अब तू अपनी दुनिया में वापस चली जा, तभी तुझे मुक्ति मिलेगी। इनके कामों की सजा खुद इन्हें भगवान दे देंगे बेटा, तू इन्हें मारकर अपने हाथ मैले मत कर। माँ बाप की बात सुनकर चुड़ैल को एहसास हो जाता है कि वो जो कर रही थी वो गलत है, जिसके बाद वो उन सभी से माफी मांगकर वहां से गायब हो जाती है। इसके साथ ही गांव चुड़ैल के आतंक से मुक्त हो जाता है। पुलिस स्टेशन में चुड़ैल का साया। साहब, आपको घर नहीं जाना है क्या? देखिए, रात के 10 बज गए हैं। रात के समय इस पुलिस स्टेशन में रुकना खतरे से खाली नहीं है। सुबह मैंने गांव वालों से भी इस पुलिस स्टेशन को लेकर कुछ अजीब चर्चा सुनी थी। तुम भी बेहद डरे हुए लग रहे हो, क्या बात है इंस्पेक्टर मोहित? अरे सर जी, इस पुलिस स्टेशन पर कुछ सालों से एक चुड़ैल का साया मंडरा रहा है। एक पुलिस वाले होकर तुम इन दकियानूसी बातों पर कैसे यकीन कर सकते हो? क्या तुमने उस चुड़ैल को अपनी आंखों से देखा? नहीं ना? साहब, कभी कभी जो आंखों से नहीं दिखता वो भी सच होता है। बताना मेरा फर्ज था, आगे आपकी मर्जी। मोहित के जाने के बाद फिर पुलिस स्टेशन में एसीपी अभिमन्यु के सिवा और कोई ना था। आधी रात सारा काम खत्म करते हुए थक कर कहता है, सारी फाइलों का काम कंप्लीट हो गया है, थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ। अभिमन्यु जैसे ही आंखें बंद करता है, पुलिस स्टेशन के चारों ओर एक औरत के रोने की आवाज जोर शोर से गूंजने लगती है, जिस कारण अभिमन्यु की नींद टूट जाती है और वो कहता है, ये किसके रोने की आवाज आ रही है? कौन है? सामने आओ, मैं भी तो देखूं आखिर चुड़ैल बनकर कौन इंसान लोगों को डराकर बांद्रा पुलिस स्टेशन का नाम खराब कर रहा है। फिर चुड़ैल उसके सामने आकर कहती है, तू मुझे देखना चाहता था ना, ले मैं आ गई। मतलब कि इंस्पेक्टर मोहित सच कह रहा था? जो भी रात के समय पुलिस स्टेशन में रुकता है, मैं उसका एनकाउंटर कर देती हूँ। चुड़ैल पुलिस को मौत के घाट उतार कर गायब हो जाती है। ऐसे ही लगातार चुड़ैल हर रात बांद्रा पुलिस स्टेशन में मौत का तांडव करती है, जिसे देखते हुए गांव के लोग बांद्रा पुलिस स्टेशन को भूतिया घोषित करके उस पर ताला लगा देते हैं। तकरीबन 2 साल के बाद सिद्धार्थ नाम के एक पुलिस वाले की पोस्टिंग बांद्रा पुलिस स्टेशन में होती है, जहां वो कहता है, साहब, खैरियत चाहते हो तो लौट जाइए इस पुलिस स्टेशन से।
इस पुलिस स्टेशन पर एक बड़ी खतरनाक चुड़ैल का साया है। आप शायद इंस्पेक्टर मोहित हैं, राइट? नहीं, अब मैं पुलिस वाला नहीं रहा, क्योंकि मुझे पुलिस की नौकरी से ज्यादा अपनी जान प्यारी है। मोहित के लाख समझाने पर भी सिद्धार्थ पुलिस स्टेशन का ताला खोल देता है। फिर दरवाजा खोलने के साथ उसके अंदर से सैकड़ों चमगादड़ उड़ते हुए बाहर निकलते हैं और मोहित कहता है, साहब अब तो समझ जाइए, ये चमगादड़ की टोली वहीं अपना बसेरा बनाते हैं जहां किसी खौफनाक चुड़ैल या बुरी शक्ति का साया हो। ये पुलिस की वर्दी आपकी जान ले लेगी सर। पुलिस की खाकी वर्दी एक पुलिस वाले की शान और गौरव होती है, उसकी जान की दुश्मन नहीं। अगर पुलिस वाले डरने लगे तो जनता को कौन संभालेगा? सिद्धार्थ सालों से बंद पड़े पुलिस स्टेशन को अकेले साफ सुथरा करने लगता है। ऐसा करते उसको काफी रात हो जाती है। तभी पुलिस स्टेशन की सभी बत्तियां जलने और बुझने लगती हैं, जिसे देखकर वो कहता है, ये अचानक से लाइट्स को क्या हो गया है? लगता है सालों बंद रहने की वजह से तकनीकी खराबी आ गई है। फिर पुलिस स्टेशन के चारों ओर चुड़ैल के रोने की आवाज आती है। कौन रो रहा है? सिद्धार्थ के टोकते ही आवाज बंद हो जाती है। तभी एक घूंघट में लिपटी औरत पुलिस स्टेशन के अंदर कदम रखकर घबराते हुए कहती है, इंस्पेक्टर साहब, मेरी मदद कीजिए, कुछ गुंडे मेरी जान के पीछे पड़े हैं। कौन गुंडे? घबराओ नहीं बहन, इस पुलिस वाले के होते तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर चुड़ैल अपना घूंघट उठाती है और पुलिस की वर्दी में सिद्धार्थ के चेहरे को देखकर खून के आंसू रोते हुए कहती है, मेरा भाई। सिद्धार्थ चुड़ैल को देखकर डरते हुए कहता है, दूर रहो मुझसे, तुम एक चुड़ैल हो। फिर चुड़ैल अपने हाथों का कंगन खनकाने लगती है, जिसे देख इंस्पेक्टर सिद्धार्थ कहता है, कंगना दीदी, आप इस हालत में? इसका मतलब इस पुलिस स्टेशन पर चुड़ैल का मंडराता साया आपका है? हाँ मेरे भाई, वो चुड़ैल मैं ही हूँ जो पुलिस स्टेशन के पुलिस को मार रही हूँ। पर क्यों? आप ऐसा क्यों कर रही हैं? और आप अचानक से लापता कैसे हो गई थी? सब कुछ बताऊंगी भैया। कंगना अपने माता पिता और छोटे भाई सिद्धार्थ के साथ मायापुरी गांव में रहती थी। वह कॉलेज में पढ़ती थी। उसका रूप इसका दुश्मन बन बैठा था। गांव के बाहर कुछ गुंडे उसे रोजाना परेशान करते थे। आज भी वह कंगना के साथ छिड़कानी करते हुए कहते हैं, मेरी जान कहाँ जा रही है? हमें भी अपने साथ ले चल। दुपट्टा सरक रहा है, मेरा दिल धड़क रहा है। काश मैं ये खुश नसीब दुपट्टा होता जो तेरे सीने से लिपट कर चलता। उफ, ये जालिम अदाएं। कंगना उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए चल पड़ती है। ये उसके लिए अब रोज की बात हो गई थी, जिसे परेशान होकर वह बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंचकर कहती है, इंस्पेक्टर साहब, मुझे कंप्लेंट दर्ज करानी है। इंस्पेक्टर उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए अपनी धुन में मगन था। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, ले झंडू बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी बात सुन भी रहे हैं? कब से मैं आपको कुछ कहने की कोशिश कर रही हूँ। कुंडी मत खड़काओ रानी, सीधा अंदर आओ रानी। ए दांडे, जल्दी से मेरे लिए एक स्पेशल कड़क चाय मलाई मार के ला। अभी लाया साहब। आप मुझे जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं। आपको सिर्फ खाना पीना और गाना नजर आ रहा है। मेरी कंप्लेंट दर्ज कीजिए। क्यों रे छोकरिया, तू एसपी राठौर विक्रम को तेवर दिखा रही है? जा, नहीं लिखता तेरी कंप्लेंट। गुंडों से परेशान कंगना कई दिनों तक पुलिस स्टेशन के चक्कर काटती है, पर उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। और एक दिन कॉलेज खत्म करके सुनसान सड़क से वो गुजर रही थी, तो वह इंस्पेक्टर विक्रम और बाकी दोनों गुंडे उसे घेर कर कहते हैं, क्या रे, तू हमारी कंप्लेंट लिखवाने आई थी? अरे रॉका संभल कर, बड़ी तीखी मिर्ची है, बड़ी तेज लगेगी। मैं कहती हूँ मेरा रास्ता छोड़ दो। तुम्हारे इंस्पेक्टर होने पर थू है। क्या कहा तूने? अभी रुक, तेरी सारी हेकड़ी निकालता हूँ। तीनों जालिमों की तरह उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं और अंत में जिंदगी से हार कर उसकी गन निकाल कर खुद को वो शूट कर लेती है और कहती है, जा रही हूं मैं, लेकिन लौट कर आऊंगी
और इस पुलिस स्टेशन का नामो निशान मिटाकर रख दूंगी। और फिर उन तीनों जालिमों ने खुद को बचाने के लिए मेरी लाश को इस पुलिस स्टेशन के पीछे वाले जंगल में दफना दिया। उस पुलिस वाले ने, उस घटिया हरकत ने पुलिस का नाम शर्मसार कर दिया। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भैया उसको तो मैंने मौत के घाट उतार दिया था, पर वह दोनों गुंडे अभी भी खुले आम घूम रहे हैं। तुम्हारी कसम दीदी, अब उनमें से कोई नहीं बचेगा। जब तक मैं उन्हें उनके गुनाहों की सजा दिलाकर सलाखों के पीछे नहीं धकेल देता, चैन से नहीं बैठूंगा। बहन की मौत का बदला लेने के लिए और उसे इंसाफ दिलाने के लिए इंस्पेक्टर सिद्धार्थ जी जान से उन गुंडों को ढूंढता है और अंत में उन्हें दबोच कर पुलिस स्टेशन ले आता है और कहता है, हमारा कानून अंधा है दीदी, वो सबूतों के बल पर ही फैसला सुनाती है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे गुनहगार बच निकलें। जाओ इन दोनों जालिमों को अपने हाथ से मारकर अपनी मौत का बदला ले लो। नहीं नहीं, हमें मत मारो, हम वादा करते हैं हम सुधर जाएंगे। और आगे से हम सभी औरतों को अपनी माँ और बहन ही समझेंगे। चुड़ैल उनकी एक नहीं सुनती और अपनी दर्दनाक मौत याद करते हुए उन्हें मार डालती है और कहती है, भैया मेरा बदला पूरा हो गया। मेरी लाश को पुलिस स्टेशन के पीछे वाले जंगल से निकाल कर उसका क्रियाकर्म कर देना, मुझे मुक्ति मिल जाएगी। सिद्धार्थ अपनी बहन का अंतिम संस्कार कर देता है, जिसके बाद बांद्रा पुलिस स्टेशन से हमेशा के लिए चुड़ैल का साया खत्म हो जाता है।